हाय सर। हाय बेटे, कैसे हो? ठीक हो सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, मस्त। नेक्स्ट एंट्री थी हम लोगों की प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये जैसा आप सब लोगों को बेटे मालूम है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो अमाउंट होता है, एक्सपेंडिचर होता है जो हाउस होल्ड या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस करते हैं ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। और क्यों करते हैं? अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। अब चाहे वो पैसा खर्च कर रहे ड्यूरेबल कमोडिटी के ऊपर एक्सेप्ट हाउस, चाहे वो पैसा खर्च कर रहे नॉन ड्यूरेबल के ऊपर, चाहे वो पैसा स्पेंड कर रहे सर्विसेज के ऊपर, ये सारा हमारा किस में आता है? ये सारा हमारा आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। इसके मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए थे, हो सकता है मेरे दिमाग में इस वक्त और ना आए, जैसे जैसे मेरे मुंह से निकल रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के एग्जांपल यह है कि मान लो अगर कोई इंसान गया शॉपिंग करने, मार्केट से 10,000 रुपए के कपड़े खरीद लिया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप अपने घर से कनॉट प्लेस गए, ऑटो में गए, कैब में दिए, पैसे दिए आपने, ये भी किस में आया? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने अपनी सीबीएसई की एग्जामिनेशन फीस दी, जो भी 2,000 है, 3,000 है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने स्कूल की फीस पे करी, किसमें आएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप एक डॉक्टर के पास गए, आप बीमार हो और आपने उसको उसकी फीस दी डॉक्टर को, उसने प्रिस्क्राइब करके दे दिया कि आप ये मेडिसिन लो, तो ये भी किसमें आएगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप अपनी फैमिली के साथ बाहर अब्रॉड गए, ट्रिप पे घूमने फिरने के लिए, लंदन गए, थाईलैंड गए, बैंकॉक गए, जो भी पैसा आपने खर्च किया वो भी किसमें आएगा? वो भी आपका आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। मैंने एक एजेंट को बुलाया, एजेंट को बुला के मैंने अपनी पॉलिसी करवाई। मैंने कहा भाई मेरा मेडिक्लेम करवा दो या मेरा इंश्योरेंस कर दो, क्योंकि आज का कोविड का कोई भरोसा नहीं है, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, जैसे कल ऋषि कपूर चला गया, कभी कोई चला जाता है, कभी कोई, क्या पता कि भाई मैं चला जाऊं या कुछ भी हो जाए। तो भाई कम से कम मैं इंश्योरेंस तो करवा लूं, और उसके लिए मैंने एजेंट को पैसे दिए, वो भी किसमें आया? वो भी आया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो ये मेरे दिमाग से एकदम अचानक निकले, वरना आप समझ गए हो कि जो भी ये चीज होती है दे आर ऑल कम्स अंडर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसको हम रिकॉर्ड करते थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। ये सबसे पहली एंट्री थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है। मैं कह रहा हूं मुझे नहीं अपना दिमाग लगाना, नहीं है कई बच्चों में कुछ दिमाग। मैं कह रहा हूं चाहे टैक्स का मतलब नहीं पता, कोई भी प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, आप उसका आंसर ही लिखोगे कि उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते। और उसको आप रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट होती है गवर्नमेंट को, जिसके लिए गवर्नमेंट रिटर्न में कुछ देती नहीं है, प्रॉमिस नहीं करती कि भाई मैं आपको उसके बदले ये सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स हम कभी भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करते। और मैंने ये भी बताया था कि नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है NNPAT-FC। NNPAT-FC, और FC का मतलब आई होप सो हर बच्चे को पता है FC का मतलब क्या है। FC का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। क्या होता है? एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो all indirect taxes are not included either in the national income or in the domestic income. नेक्स्ट एंट्री जो मैंने करवाई थी, इंटरेस्ट की एंट्री मैंने लास्ट क्लास में करवाई थी, जिसपे मैंने जवाब भी दिया था, मैंने डिस्कशन भी किया था, और एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, और वो भी वो क्वेश्चन पूछा था जो मैंने ऑलरेडी ले लिया था। मैं इस इंटरेस्ट की एंट्री को दोबारा आपको कंसिडर, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। जनरली नॉर्मल स्पीकिंग में जब इंटरेस्ट शब्द आता है, आई एम टॉकिंग ऑन एन एवरेज, आई एम टॉकिंग ऑन एन एवरेज, जब भी इंटरेस्ट वर्ड आता है तो जनरली 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, 80% बच्चे क्या करते हैं? कोई दिमाग नहीं लगाते अपना, सीधा क्या लिखते हैं
कि इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। और वो भी किस मेथड के थ्रू? इनकम मेथड के थ्रू। और बाहर आके कहते हैं पेपर वॉज ऑसम, अल्टीमेट पेपर करके आए, बहुत अच्छा पेपर हुआ मम्मा। दिस इज अ पेट डायलॉग, मम्मा शब्द बहुत फेमस हो रहा है आजकल। अब इंटरेस्ट की बहुत सारी एंट्रीज है, इंटरेस्ट की बहुत सारी एंट्रीज ये है जो इंक्लूड हो भी सकती है, जो इंक्लूड नहीं भी हो सकती। और इसके लिए मैंने आपको एक बेस बताया था। और मैंने आपको बेस क्या बताया था? आप इंटरेस्ट की सिर्फ वो ही एंट्री रिकॉर्ड करोगे, द मनी दैट विल बी यूज फॉर द प्रोडक्शन पर्पसेस। जिस मनी को आपने यूज किया कंजम्पशन पर्पस के लिए, यानी जो आपने पैसा उधार लिया उस पे इंटरेस्ट दे रहे हो, एंड दैट मनी विल बी यूज फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस, उसको हम कभी भी नेशनल या डोमेस्टिक में रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते नेशनल या डोमेस्टिक इनकम में। तो इसकी बहुत प्रकार की एंट्रीज है। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता भी है, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता भी है। बैंक दोनों वर्क परफॉर्म करता है, लेंडर का भी और बोरोवर का भी। और इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज थी जो मैंने लिखी थी, जो मैंने यहां बोर्ड पे भी लिखी थी, आप इसको ध्यान से देखिए। एंट्री आपकी 5 टाइप की एंट्री, और ये 5 एंट्री सफिशिएंट है इंटरेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट को समझने के लिए। पहली एंट्री आपकी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक। दूसरी है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक। तीसरी एंट्री है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू एन इंडिविजुअल। चौथी एंट्री है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। पांचवी एंट्री है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब हम लोग एक एक एंट्री से रिलेटेड बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पहला है आपका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक। तो पहली बात तो है हम इस एंट्री को नेशनल या डोमेस्टिक दोनों में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो फर्म बैंक से पैसा लेती है उधार और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, बैंक वो पैसा उधार किसके लिए लेती है? फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो दैट इज व्हाई पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ फर्म टू अ बैंक विल बी इंक्लूडेड बोथ इन द नेशनल इनकम एज वेल एज इन द डोमेस्टिक इनकम। दूसरी एंट्री है आपकी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक। यानी कि रमित एक कंज्यूमर है, रमित ने बैंक से लोन लिया बाइक खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, या किसी भी अदर पर्पस के लिए। उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे नेशनल या डोमेस्टिक, किसी में भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पैसा जो मैंने लिया है वो किस पर्पस के लिए लिया है? इस पैसे को मैंने लिया है फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस, फॉर द कंजम्पशन पर्पसेस। तीसरी एंट्री है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू एन इंडिविजुअल। ये इस एंट्री का मतलब है, जो लास्ट में एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, जबकि मैं ये एक्सप्लेन कर चुका था, मैं हिंदी में बता देता हूं। मैंने एक्सिस बैंक में अपने 10 लाख रुपए जमा करवाए सेविंग अकाउंट में, और एक्सिस बैंक मुझे एनुअल इंटरेस्ट 3.5% का दे रही है। तो क्या हम इसको इंक्लूड करेंगे? मेरा आंसर होगा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये जो मेरा पैसा बैंक ने लिया, जो बैंक के पास है, वो मेरा पैसा बैंक किस पर्पस के लिए यूज करेगी? प्रोडक्शन पर्पस के लिए। यानी कि बैंक क्या करेगी? इस पैसे को एडवांस करेगी, लोन देगी। किसको देगी? फर्म को और इंडस्ट्रीज को, फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो तभी हम इस एंट्री को
नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं। चौथी एंट्री आपको नजर आ रही होगी, क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय वन फर्म टू अनदर फर्म। यानी कि जब भी दो फर्म के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, किसी भी प्रकार की डीलिंग होती है, कुछ भी होता है, वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है आपका इंटरमीडिएट एक्सपेंस। और आपको मालूम है कि इंटरमीडिएट एक्सपेंस को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे नेशनल इनकम हो चाहे आपका डोमेस्टिक इनकम हो। आखिरी एंट्री जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इसका मतलब मालूम है। डिबेंचर मैंने आपको बताया था, एक तरह का लोन होता है, पैसा होता है जो फर्म रेज करती है मार्केट से फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। और जाहिर सी बात है, आप इस चीज को इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, अब इसका आंसर आप लोगों को मालूम है। तभी मैंने जो 5 एंट्री बताई उसका एक सार मैंने आपको बताया। जहां पर्पस प्रोडक्शन हो वो इंक्लूड होगा, और जहां पर्पस कंजम्पशन हो वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे मैंने रियान से पैसे लिए कि रियान मेरे को बेटे 2 लाख रुपए दे दो 2 महीने के लिए, जब तक ये कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना वायरस। और रियान का बहुत बड़ा दिल है, इसने मेरे को 2 लाख रुपए दे दिए, सर लो। लेकिन इतना बड़ा दिल नहीं है कि फ्री में दे दिए, 2% का ब्याज मेरे से ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया। तो भाई हम इस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने जो इससे पैसा लिया वो किस पर्पस के लिए लिया? कंजम्पशन पर्पस के लिए, बिकॉज आई एम अ कंज्यूमर, आई एम अ हाउस होल्ड। तो जनरली हम लोग एक चीज अज्यूम करते हैं, अजम्पशन होती है कि जो भी पैसा हाउस होल्ड लेता है वो किसके लिए लेता है? कंजम्पशन पर्पस के लिए। किसके लिए? कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो ये सारी एंट्री थी आपकी इंटरेस्ट से रिलेटेड। दूसरी एंट्री आपकी जो नेक्स्ट है NFIA। मैंने आपको कहा आपको कुछ नहीं लर्न करना मेरे भाई बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूं बेस अगर आपने ध्यान से सुना, आप 100 एंट्री कर लो, आप 200 कर लो, आप 500 कर लो, आप आंसर दे सकते हो। मैं जितनी एंट्रीज आपको अगर बता रहा हूं, अगर मैं सबको काउंट करूं तो मेरी तो पता नहीं कितनी एंट्री हो जाएगी। आप कंसेप्ट को समझो। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं NFIA, और सारे प्लीज बहुत ध्यान पूर्वक इस कंसेप्ट को समझना। नेशनल और डोमेस्टिक, 2 टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, नेशनल और डोमेस्टिक। इन दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है, इन 2 टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका NFIA। NFIA की फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां तक कि जो मैं बोल रहा हूं, कोई बच्चा इसको रिकॉर्ड भी कर सकता है अगर कोई तरीका है, या बच्चा उसको लिख भी सकता है, नहीं तो मैं तो आपको दे दूंगा रिकॉर्डिंग, कि जो मैं आपको बोल रहा हूं उस चीज को बहुत ध्यानपूर्वक अब सुनना। हर आइटम नेशनल या डोमेस्टिक या तो दोनों में इंक्लूड होती है या दोनों में इंक्लूड नहीं होती। सिर्फ एक NFIA से रिलेटेड एंट्री होती है जिसमें वेरिएशन आता है कि हो सकता है नेशनल में हो डोमेस्टिक में ना हो, और डोमेस्टिक में इंक्लूड हो नेशनल में इंक्लूड ना हो। तो ये जो चीज मैं बोल रहा हूं आप प्लीज इसको ध्यानपूर्वक सुनना। NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम शब्द मैंने यूज किया, यानी कि रेंट, यानी कि इंटरेस्ट, यानी कि वेजेस, यानी कि प्रॉफिट। यही होते हैं ना 4 फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो NFIA की आपने डिफाइन मेरे साथ क्या करी थी? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम received by the resident from abroad minus factor payment to the non-resident। यानी कि जो पैसा हमारे रेजिडेंट कमा रहे हैं माइनस जो पैसा कौन लेके जा रहा है? नॉन रेजिडेंट। अब मैं अगर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की बात कर रहा हूं तो वो किससे रिलेटेड आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया। तो ये जो 4 एंट्रीज है, 4 एंट्रीज को ध्यान से सुनना। आप किसी भी बुक में अगर आप इससे रिलेटेड एंट्री देखोगे, आप उसका आंसर क्विकली एक
2 या 3 सेकंड के अंदर दे दोगे। अब वो 4 एंट्री मैंने क्या लिखी हुई है, ध्यान से प्लीज देखना। पहली एंट्री प्रॉफिट, ये देखिए मैंने चारों से रिलेटेड अंडरलाइन भी किया, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, इस वजह से ताकि आपका बेस मजबूत हो। पहली एंट्री क्या है, प्लीज ध्यान से देखिए सारे। प्रॉफिट अर्न बाय रिलायंस कंपनी फ्रॉम इट्स कोई भी बिजनेस, केमिकल बिजनेस, कोई भी बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। दोबारा मैं बोल रहा हूं, प्रॉफिट अर्न बाय रिलायंस कंपनी फ्रॉम इट्स बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। क्या हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? मेरा आंसर होगा बिल्कुल करेंगे इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जो रिलायंस कंपनी अगर कोई मुनाफा कमा रही है तो एक तरह से वो हमारे लिए क्या होगा, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। लेकिन इसी एंट्री को, पहली इस एंट्री को हम लोग डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। आप लोग ये जो मैं लिख रहा हूं एंट्री जो सामने आपको नजर आ रही है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। इस एंट्री को हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द पार्ट, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया is not the part of the domestic territory of India। तो यानी कि पहली एंट्री हम लोगों की नेशनल इनकम में इंक्लूड हुई लेकिन हमने इसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं किया। दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी एंट्री आपका सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। मतलब यह है कि मान लो चाणक्यपुरी में जो दिल्ली के अंदर एक जगह है, वहां पर अमेरिकन एम्बेसी है, वहां इशिका जॉब कर रही है। अमेरिकन एम्बेसी है चाणक्यपुरी में, वहां इशिका जी जॉब कर रही है और इशिका को वहां से क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। तो क्या हम इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इशिका भारत की नागरिक है, रेजिडेंट है। और यहां एक और वर्ड लिख दिया, इंडियन रेजिडेंट। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज द इनकम अर्न बाय द इंडियन रेजिडेंट। तो ये एक तरह से हमारे लिए क्या हुई, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या हुई? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट इज द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। लेकिन इसी एंट्री को क्या हम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे? तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट द यूएस एम्बेसी और अमेरिकन एम्बेसी इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ व्हाट, अमेरिका। क्योंकि मैंने आपको बताया था हम डोमेस्टिक में क्या इंक्लूड करते हैं, काला करे गोरा करे, रेजिडेंट करे नॉन रेजिडेंट करे, मगर उसे जनरेट कहां पर होना चाहिए, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो सेकेंड एंट्री हम लोगों की नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रही है लेकिन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं हो रही। तीसरी एंट्री रेंट से रिलेटेड। रेंट से रिलेटेड तो ये है, मान लीजिए हमारे डॉक्टर साहब, उनका चाणक्यपुरी में 2000 गज का प्लॉट पड़ा है बना हुआ। उससे फॉरेन कंपनी ने डॉक्टर साहब से वो जगह ली काम करने के लिए, इन्होंने दे दिया। अब फ्री में तो देंगे नहीं डॉक्टर साहब, अब रेंट तो देंगे। अब जो रेंट फॉरेन कंपनी पे कर रही है डॉक्टर साहब को, वो क्या होगा, वो हम बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे हमारी नेशनल इनकम में बिकॉज इट इज द फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। कोई भी अंग्रेज अगर हमारे इंडिया में आके हमारी जगह का यूज करता है, हमें रेंट पे करता है,
तो वो हमारे लिए क्या होती है, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। क्या होती है, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है जी, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। तो इस एंट्री को हम लोगों ने नेशनल इनकम में इंक्लूड किया और इसी एंट्री को हम लोग डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड करेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज जनरेटेड within the domestic territory of India। चौथी एंट्री इंटरेस्ट से रिलेटेड। मान लो हमारे देश ने अमेरिका को लोन दिया, वैसे हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अमेरिका को लोन दे, प्लीज सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मान लो हम लोगों ने अमेरिका को लोन दिया, भाई हमसे लोन ले लो, और लोन देंगे तो इंटरेस्ट तो पे करेंगे। अब अमेरिकन कंट्री हम लोगों को उसके ऊपर ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो क्या हम इसे रिकॉर्ड करेंगे नेशनल इनकम में? हमारा आंसर होगा बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होगी, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, तो दैट इज व्हाई इट इज रिकॉर्डेड इन द नेशनल इनकम। लेकिन अगर होता है इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं, हमने अमेरिका से लोन लिया, हम अमेरिकन को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। यहां जो इंटरेस्ट की एंट्री मैं आपको बोल रहा हूं वो इंटरनली नहीं बोल रहा, इंटरनली का मतलब देश के अंदर। ये इंटरेस्ट की एंट्री की जो मैं बात कर रहा हूं ये है बिटवीन द कंट्रीज। बिटवीन द कंट्रीज का मतलब है दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच की बात। तो दिस इंटरेस्ट एंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट इंटरनली बट एक्सटर्नली। तो आपने देखा एनएफआईए की 4 एंट्रीज होती है, क्योंकि 4 फैक्टर इनकम होते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज। मैंने चारों के बारे में आपको ये एंट्रीज एनएफआईए से रिलेटेड लिख के दिखा दी। तो ये एनएफआईए का था, जहां वेरिएशन हो सकता है कि हाँ कहीं पे हो रहा है, कहीं पे इंक्लूड नहीं हो रहा। इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे बेटा आप सब लोगों ने कैपिटल फॉर्मेशन मेरे साथ किया है, मैंने इसे समझाया था। कैपिटल फॉर्मेशन है फादर का नाम, इसके 2 बच्चे थे, 2 बच्चों के नाम क्या थे? पहले बच्चे का नाम था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरे बच्चे का नाम क्या था? चेंज इन स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और पहले बच्चे से भी 3 बच्चे पैदा हुए थे, और उन 3 बच्चों का नाम क्या था? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोगों को पता है कि हमने इसको एक्सपेंडिचर मेथड में प्लस किया था या माइनस किया था? एवरीवन नोस कि हमने इसको प्लस किया था। क्या किया था? प्लस। तो यानी कि अगर मैं ये बोलता हूं पब्लिक इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल, सरकार ने स्कूल बनाया, सरकार ने हॉस्पिटल बनाया, सरकार ने एयरपोर्ट बनाया, सरकार ने फ्लाईओवर बनाया, सरकार ने रेलवे स्टेशन बनाया, हमारी गवर्नमेंट ने शेयर्स बाय करे मल्टीनेशनल कंपनी के, वगैरह वगैरह। तो ये सारे किसके एग्जांपल है? ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट के। तो यस, इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और हमने किस मेथड के थ्रू रिकॉर्ड किया? एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसे में बोल रहा हूं, उर्वी अग्रवाल ने कोई 3 फ्लोर था, चौथे फ्लोर पे एक और कंस्ट्रक्ट कर लिया 2000 गज का, या इन्होंने 3-4 प्रॉपर्टी लेके डाल दी या लैंड लेके डाल दी, तो हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये किसका पार्ट है? कैपिटल फॉर्मेशन को। और आप इसको किसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। ऐसे मैं बोलता हूं कि हर्षित, या सपोज करो मैं ये बोलता हूं कि कोई भी एग्जाम, ज्योति के पेरेंट्स ने, पापा ने प्लांट एंड मशीनरी बाय करी, चाइना से इंपोर्ट करवाई, कहीं से भी करवाई, अपनी इंडस्ट्री में मशीनरी बड़ी बड़ी लाके खड़ी कर दी।
क्यों खड़ी कर दी? ताकि नोट ज्यादा कमाए, खूब नोट छपे। तो वो भी क्या है आपका, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो आपने उसको क्या किया, रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कोई चीज अनसोल्ड रह गया, कोई चीज है मेरे पास जो मैंने बनाई हुई वो नहीं बिकी उस साल, यानी कि उस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का क्या बनता है, अगले साल का बनता है ओपनिंग स्टॉक। तो आप बेटा मुझे बताओ, क्या आप चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करते? क्या चेंज इन स्टॉक एक तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं होती? क्या हमें इसे इंक्लूड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल हम इसको इंक्लूड करते हैं, बिकॉज इट इज अगेन द पार्ट ऑफ व्हाट, कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप देखिए, ये है जो मेरे मुंह से एंट्री निकल रही है, मुझे कुछ एंट्रीज याद नहीं आ रही, नहीं तो मैं एक एक शब्द पे 50-50 एंट्री बना दूं, और वही पता नहीं कितनी एंट्री बन जाए, 2000 एंट्री बन जाए, 1000-1500 एंट्री बन जाए, तो अंत नहीं है। अंत है सिर्फ एक चीज का, कि हम लोग बेसिकली कंसेप्ट समझे और हम कंसेप्ट करें। तो ये मैंने बात करी थी आपको कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट एंट्री सुनिए, नेक्स्ट एंट्री है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबको पता है क्या है, ये वो पैसा है जो गवर्नमेंट खर्च करती है अपने रूटीन खर्चों को पूरा करने के लिए। इससे गवर्नमेंट के, सरकार के कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे, लेकिन हमने इसको रिकॉर्ड किया है। क्यों रिकॉर्ड किया है? बिकॉज इट इज द फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने कोविड-19 के लिए बाहर की कंट्री से, चाइना से, कहीं से पीपीई मंगवाई, किट मंगवाई, जो डॉक्टर पहनते अपने आप को कवर करने के लिए, रॉबर्ट ड्रेस, ताकि उनको बीमारी ना हो या कुछ ना हो, या बाहर से मेडिसिन मंगवाई, या गवर्नमेंट ने दूसरे व्यापारियों से जो इंडिया के है उनसे मेडिसिन बाय करी ताकि वो उसकी सप्लाई कर सके सरकारी हॉस्पिटलों में या हर जगह। क्यों? ताकि लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो और स्वस्थ होकर अपने घर में है। ये सारा क्या, या गवर्नमेंट ने अपने वर्कर्स को सैलरीज दी, किसी को भी, तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब इस एंट्री की आप कम से कम 50 एग्जांपल बना सकते हो, अलग अलग। गवर्नमेंट ने इसको सैलरी दी, गवर्नमेंट ने उसको सैलरी दी, गवर्नमेंट ने ये चीज बाहर से मंगवाई ताकि जो है लोगों को बांट सके, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सके एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, वगैरह वगैरह। तो दे ऑल कम अंडर व्हाट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आपका जो एंट्री है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट एंट्री क्या है आपका, कंपनसेशन ऑफ